Hey guys, hi everyone. Good afternoon, Adab. Sorry, good morning, Adab. Namaskar, Sat Sri Akal, guys, and I welcome you all to L8 of this GST regular batch. और आज हम लोग करने वाले हैं गाइस सप्लाई अंडर जीएसटी वाले चैप्टर में शेड्यूल 1 के रिमेनिंग 2 पॉइंट्स फॉलोड बाय शेड्यूल 2। दोस्तों एक आध दिन से आप लोग भी देख रहे होंगे क्लासेस थोड़े से ऑड टाइमिंग्स पर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी एंड आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट। स्टूडेंट्स का आया, मेरी टीम ने बताया, आई नो किसी के लिए भी ये परेशानदायक हो सकता है, बट आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट अब से आप लोगों को तकलीफ ना हो फ्रॉम द कमिंग मंडे। ऑल राइट गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। आई सिंसियरली फोल्ड माई हैंड्स और माफी मांगता हूं आप लोगों से, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी बच्चे का टाइम खराब हो तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड इनटू द प्रीसीडिंग सेशन गाइस। और पिछले सेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा उसका एक रिकैप लेंगे एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। फिर अपन अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे गाइस। पिछले सेशन में हम लोगों ने किया था शेड्यूल 1 किया था गाइस। नहीं अखिलेश भाई, आपकी लैंग्वेज बिल्कुल सही थी। मेरी टीम ने आपकी लैंग्वेज पे बिल्कुल भी कोई नाराजगी नहीं जताई है और आपने का जो मैसेज है वो बिल्कुल बहुत कर्टिसियस मैसेज था और उसमें कहीं पे भी कोई गलती नहीं थी बेटा। जो चीज आपने बोली वो कोई भी बच्चा फेस कर सकता है और एज अ टीम हमें भी इम्प्रूव करना होगा। हम अपनी अकड़ में रहें और बच्चे की बात ना सुने तो वो काम नहीं बनेगा, है ना। तो अपन एक टीम है बच्चे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको कोई तकलीफ होगी आप हमें नहीं बोलोगे तो किसे बोलोगे। और हम आपकी तकलीफ को सुन के उस पर सुधार करने की कोशिश ना करें तो हमारी टीम बेकार है, हम बेकार है। ऑल राइट, तो इट्स ऑलवेज वर्किंग एज अ टीम। क्योंकि जब आप पास हो गया अखिलेश, आपके 85 आएंगे तो मैं भी तो जोर जोर से चिल्लाकर बोलूंगा ना ये बच्चा मेरा है ना। सो आपने जो भी बोला बहुत सोच समझ के सही तरीके से बोला एंड आई डियरली रिस्पेक्ट दैट। आपने अपनी नाराजगी भी जताई लेकिन यू वर ऑलवेज काइंड इन योर वर्ड्स एंड दैट इज हाउ वी इम्प्रूव। ओके जी, हम लोगों ने कल किया था शेड्यूल 1 में 2 केसेस ऐसे देखे थे अभी तक। टोटल 4 केसेस हैं जिसमें से 2 केसेस ऐसे देखे थे जहां पर आप अगर कंसिडरेशन ना भी इन्वॉल्व होगा तो भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। जिसमें पहला पॉइंट था परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन क्लेम्ड। अगर आपने कोई भी एसेट को ट्रांसफर किया, डिस्पोज ऑफ किया गाइस, और उस पर आपने कोई पैसा चार्ज नहीं किया, लेकिन सरकार उम्मीद कर रही थी भाई साहब मैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट देकर बैठा था, आप जब इसे आगे सप्लाई करोगे तो आप आगे से टैक्स कलेक्ट करोगे। हाउएवर आपने तो कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया। तो इन दैट केस सरकार ने बोला कि भाई साहब अगर आप इसका ट्रांसफर डिस्पोजल करते हैं जिस पर आपने आईटीसी क्लेम किया है तो आपको इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, आपको उसको डीम्ड सप्लाई मानना पड़ेगा। दूसरा ट्रांजैक्शन, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन कौन है? जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके, जैसे कि पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज। गाइस ये कौन है? रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। बट दैट्स नॉट ऑल, फैमिली के इंपॉर्टेंट, ये इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि ट्रांजैक्शन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब बात ये आती है कि फैमिली में कौन कौन आता है? सब फ्रेंड्स आते हैं क्या? फ्रेंड्स, सर फ्रेंड्स आर द फैमिली वी चूज आवरसेल्फ। सर बहुत दिल के कनेक्टेड है, सर आप बोले तो हम किसी दोस्त के लिए जान दे दें, दे दो, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी आप फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। तो फैमिली में कौन कौन आते हैं? स्पाउस एंड चिल्ड्रन आते हैं, ये तो आते ही आते हैं, प्लस पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द असेसी हु आर होली डिपेंडेंट ऑन द असेसी। तो माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, भाई बहन जो कि होली डिपेंडेंट होंगे वही कंसिडर करे जाएंगे। इस चीज का और ध्यान देना है कि फैमिली के बीच में किया गया ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, पर्सनल कैपेसिटी वाला ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पहुंचे थे डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है? एक इंसान जिसके 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, चाहे वो सेम स्टेट में हो या डिफरेंट स्टेट में हो, और इन ब्रांचेस के अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। क्योंकि अलग अलग रजिस्ट्रेशन होंगे तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में दिया गया सामान उसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन अच्छा इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर मल्टीपल स्टेट में ब्रांचेस हैं तो वहां तो आपको मैंडेटरीली अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। लेकिन अगर एक ही स्टेट में मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है वेदर यू वांट टू टेक अ सिंगल रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप एक को हेड ऑफिस, जिसे अपन बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वो बना दे और बाकी ब्रांचेस को आप एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस बोलें। ऑलराइट गाइस,
तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, वहां पर अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन पीपीओबी एंड एपीओबीज, तो इन दैट केस और वाइस वर्सा, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा क्योंकि वो सिंगल रजिस्ट्रेशन में आते हैं। उसके बाद डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में पहुंचे, जहां एक ब्रांच तो आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड है, दूसरे ब्रांच को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दूसरे ब्रांच से ऐसे सामान या सर्विसेज दी जाती है जिन पर जीएसटी लगता ही नहीं है, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम क्रूड, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर आज भी जीएसटी एम्बेट लागू नहीं है। तो लेट्स से इफ आई हैव अ ब्रांच इन दिल्ली जिसमें मैं कपड़ों का काम करता हूं, जीएसटी रजिस्टर्ड है, एंड आई हैव अ ब्रांच इन नोएडा जिसमें पेट्रोल बेचा जाता है, जो कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरत नहीं है। तो एनी ट्रांजैक्शन, अच्छा इन दोनों ब्रांचेस को भी, इवन दो द यूपी ब्रांच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ, दे विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। इसे क्या माना जाएगा? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। एंड द रेसिपिएंट, जो रेसिपिएंट है दोस्तों, मतलब यहां पर अगर कोई गुड्स को दिया जाता है फ्रॉम वन branch to another, in that case, in that scenario guys, क्या उसे supply माना जाएगा? Will that be considered to be supply? The answer to which is yes, that will be considered to be a supply, उसे supply माना जाएगा। Alright guys, उसके बाद हम supply between an employer employee या related person कहते हैं any transaction in the form of gift, अगर gift दिया जाता है by employer to employee। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था गाइस कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा देता है विच इज इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो आपका नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा, जिसे ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और जिसे सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं माना गया उस पर जीएसटी लगने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद दोस्तों, अगर कोई ट्रांजैक्शन है, अगर कोई ट्रांजैक्शन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को किया विच इज अदर देन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है, तो इन दैट केस अगर गिफ्ट है तो 50,000 रुपए तक का माफ है, 50,000 से ज्यादा का होगा देन जीएसटी शैल बी लिवाइड ऑन द टोटल वैल्यू। ऑलराइट गाइस, this is what we did into the preceding session guys. Now coming on to the third scenario guys, supply between principal and agent. अब यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है, this point is also gonna take around 35-40 minutes guys, and last वाला point is only 10 minutes। तो मान के चलिएगा कि in the next 50 odd minutes we'll be able to complete schedule number 1, which is very very important for this chapter। हर चैप्टर का एक होता है ना the heart of the chapter, तो this is the heart of the chapter, this is the most important provision। अगर आपने schedule number 1 को अच्छे से समझ लिया तो बाकी points comparatively easy है। अब schedule 1 का पैरा 3 केस नंबर 3, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये भी बहुत आसान पॉइंट है। कहते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और वाइस वर्सा विदाउट एनी कंसिडरेशन शैल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। कहते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इन केस नंबर 3 दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट गुड्स। In case number 1 they were talking about goods as well as services. Case number 2 they were talking about goods as well as services. Case number 4 they will only talk about services, but case number 3 they are only talking about goods। तो अगर कोई गुड्स प्रिंसिपल अपने एजेंट को देता है और वाइस वर्सा विदाउट कंसिडरेशन एजेंट ने भी वापस लौटाया प्रिंसिपल को और कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो भी उसे सप्लाई माना जाएगा। अब बात यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सर व्हेन विल दिस रिलेशनशिप फॉर्म, ये आप प्रिंसिपल एजेंट बोल रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल एजेंट कब माना जाएगा? इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, फिर हमारा चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप टू फॉल अंडर दिस पॉइंट वेयर फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट इज इनवॉइस इन हिज नेम, it can be construed that there is principal agent relationship and this point shall apply। सर समझ में नहीं आया, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। आप लोग तो जानते हो राठी जी इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपका होस्ट हूं दोस्त रे राठी, ठीक है ना गाइस, और हमारे साथ एक दोस्त है जिसका नाम है मिस्टर अखिलेश। अब मैंने अखिलेश को, देखना दोस्तों, मैंने कुछ गुड्स परचेज करे, ठीक है जी, ये गुड्स मैंने अखिलेश को दिए हैं। दीज आर द गुड्स दैट आई हैव सप्लाइड, या आई विल नॉट से सप्लाइड,
आई हैव गिवन टू अखिलेश, जिसमें अभी तक अखिलेश की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं आया है। कंसिडरेशन नहीं आया है तभी तो हम शेड्यूल 1 में आने की बात कर रहे हैं। देयर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम अखिलेश साइड। अब बात ही आती है कि अखिलेश को फिर आपने फ्री में क्यों दिया राठी जी? क्योंकि अखिलेश इन प्रोडक्ट्स को आगे बेचता है मेरे लिए। ठीक है जी। अब अखिलेश क्या करता है दोस्तों? इन प्रोडक्ट्स को आगे बेचता है टू अलग अलग कस्टमर्स दोस्तों। लेट्स से मिस्टर पी, क्यू, आर, एस, ये अलग अलग कस्टमर्स हैं, इन्हें बेचता है। अब बात यह आती है कि जब मिस्टर अखिलेश पीक्यूआरएस को बेचता है, तो पीक्यूआरएस मिस्टर अखिलेश से इनवॉइस मांगते हैं। भैया इनवॉइस दो ना, अपने प्रोडक्ट का वारंटी, गारंटी, इन सब के लिए काम आता है, हमें अपनी बिलिंग्स में दिखाना पड़ता है, तो आप हमें इनवॉइस दीजिए। सही बात है कि नहीं? एवरीबडी इज गोना आस्क फॉर इनवॉइस। तो बात यह आती है कि मिस्टर अखिलेश जब इन प्रोडक्ट्स को आगे बेचते हैं तो इनवॉइस किसके नाम से रेज करते हैं? अगर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर केस नंबर 1 दोस्तों, अगर इनवॉइस इज रेस्ड इन द नेम ऑफ श्रेय राठी, मेरे नाम से रेस कर रहा है कि भाई साहब ये जो सामान है ये राठी जी ने बेचा है, मैं तो सिर्फ उनके लिए बेचता हूं, तो इन दैट केस गाइस, ये मिस्टर अखिलेश विल बी नथिंग बट मोर लाइक अ सेल्स पर्सन। ये मेरे लिए यहां पर एजेंट नहीं कहलाएगा। तो यहां पर दोस्तों, क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप यहां पर फॉर्म नहीं हुआ है, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनवॉइस इज नॉट रेज्ड बाय मिस्टर अखिलेश इन हिज ओन नेम व्हेन ही वाज ट्राइंग टू सेल द प्रोडक्ट्स टू पीक्यूआरएस। एक तरीके से तो यही हुआ ना राठी जी, कि राठी जी ने ही पीक्यूआरएस को बेचा है थ्रू मिस्टर ए, और क्योंकि मिस्टर ए ने बिकवाने में मदद करी, मिस्टर ए माइट चार्ज सम कमीशन। फ्री का वो भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो मेरे से कमीशन चार्ज कर रहा है, फेयर एनफ। मैं कमीशन की जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं, कमीशन पर तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। यहां पर मिस्टर ए ने ऑन बिहाफ ऑफ श्रेय राठी बेचे, और उसके लिए फॉर द सर्विसेज दैट ही प्रोवाइडेड मी एज अ सेल्स पर्सन, मैंने उसको कमीशन दिया, और कमीशन पर तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा, बिल्कुल लगेगा गाइस, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये जो मिस्टर पीक्यूआरएस ने पैसा दिया है, ये किसके पास जाएगा दोस्तों? डायरेक्टली इन दैट सिनेरियो ये किसके पास जाएगा दोस्तों? ये मेरे पास जाएगा। या फिर अगर मिस्टर अखिलेश पीक्यूआरएस से पैसा लेते हैं, तो वो अपना कमीशन माइनस कर रिमेनिंग अमाउंट मेरे को दे देगा। लेकिन आफ्टर ऑल इन दिस एंटायर एग्जांपल, हु इज द सप्लायर? द सप्लायर इज मिस्टर श्री राठी. Who is the recipient? PQRS, the customers. Then who is Mr. A? Mr. A is nothing but a salesperson who is helping me out in selling my products, for which he is charging a commission. तो यहां पर क्योंकि इनवॉइस मेरे नाम से रेज हुआ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि इनवॉइस मेरे नाम से रेज हुआ, इनवॉइस पहले केस में मेरे नाम से रेज हुआ, तो जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया, टैक्स कलेक्टेड, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने यहां पर पीक्यूआरएस से टैक्स कलेक्ट किया, टैक्स कलेक्टेड हुआ, इसको अपन क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। और इसमें से जो मैंने प्रोडक्ट खरीदे थे, उस पर जो मैं जीएसटी पे कर आया था, वो वाला यहां पर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट में से माइनस कर लूंगा, आईटीसी में से माइनस कर लूंगा, एज सिंपल एज दैट, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट आई एम गोना पे टू द गवर्नमेंट। आई होप गाइज एवरीबडी इज क्लियर अप टिल नाउ दोस्तों। दिस वाज केस सिनेरियो नंबर 1। ऐसे ही एग्जांपल्स आगे बने हुए हैं गाइज, उन एग्जांपल्स को और पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन गाइज टू अनदर एग्जांपल। दिस वाज एग्जांपल नंबर 1। नेक्स्ट आता है एग्जांपल नंबर 2। अगला आता है एग्जांपल नंबर 2 गाइस। नाउ आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू फोकस ऑन टू दिस पॉइंट। एग्जांपल नंबर 2 इज आल्सो अ वेरी गुड एग्जांपल। लेट्स से एक दोस्त है T2, ध्यान से देखिएगा, या चलो मैं यहां पर अपने आप को लेता हूं पहले श्रेय राठी, और मैंने T2 को अपॉइंट किया है, ध्यान से देखिएगा, मैंने T2 को अपॉइंट किया है, आई हैव अपॉइंटेड T2 टू परचेज गुड्स फॉर मी। सर आज थोड़ा उड़ा से लैग रहे
उड़े उखड़े उखड़े से। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं अखिलेश बेटा, कैसी बातें करते हो। बिल्कुल भी उखड़ता तो मैं तब भी नहीं हूं जब बीवी से डांट पड़ती है इतनी। यहां तो बच्चे मेरे को कोई अच्छी चीज के लिए बोल रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं उखड़ा हूं। पागल हो क्या। उखड़े उखड़े से, मैंने कहा ये कैसी लैंग्वेज है, उखाड़े उखाड़े। हाँ जी, फिर समझ में उखड़े उखड़े बोल रहे, नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं। श्रेय राठी अपॉइंटेड टीटू, मैंने टीटू को अपॉइंट किया गाइस कि टीटू भाई आप ना मेरे लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस करो, जिसके लिए मैं आपको पैसा दूंगा, आपका जो मेहनताना होगा ना, जो आप मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए मैं आपको पैसा दूंगा। तो T2 looked out for a particular product that I was asking for from A, B, C, D. And what he finally did was, इसने ना C से, इसने ना दोस्तों C को फाइनल किया कि मैं C से प्रोडक्ट खरीदूंगा फॉर मिस्टर राठी। नाउ ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों। नाउ सी इज द सप्लायर, सी सप्लायर है गाइस, जो प्रोडक्ट दे रहा है, जो प्रोडक्ट दे रहा है टू T2। ओके, अब सी ने पूछा इनवॉइस बनाते वक्त, सी ने पूछा इनवॉइस बनाते वक्त कि मैं इनवॉइस में नाम किसका लिखूं, मैं इनवॉइस में नाम किसका लिखूं। भैया किसी इनवॉइस बना रहा हूं, अगर आपने आज मेरे से सामान खरीदा है तो मैं इनवॉइस में नाम किसका लिखूं। एंड टी टू सेड इनवॉइस टू बी रेज्ड इन माय नेम। यहां पर दोस्तों टी टू ने क्या बोला दोस्तों, इनवॉइस इज टू बी रेज्ड, इज टू बी रेज्ड in the name of, in the name of T2, T2 के नाम से रेज होगा। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइज इज, इफ द इनवॉइस हैज टू बी रेज्ड इन द नेम ऑफ T2, T2 के नाम से रेज होगा, तो क्या दोस्तों एक आपकी सप्लाई, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहां आपकी सप्लाई नंबर 1 हो गई, सप्लाई नंबर 1 हो गई, हाँ जी, और यहां पर तो T2 ने तो सप्लायर को पैसा भी दिया होगा, ध्यान से देखिएगा, T2 ने तो सप्लायर को पैसा भी दिया होगा, क्योंकि इनवॉइस किसके नाम से रेज हो रहा है दोस्तों, इनवॉइस इज बीइंग रेज्ड इन द नेम ऑफ T2, देन T2 इज द पर्सन रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर। नाउ मूविंग ऑन गाइस, टी टू ने ये प्रोडक्ट मेरे कहने से ही तो खरीदा था। नाउ टी टू ने ये प्रोडक्ट मुझे दिया, टी टू ने ये प्रोडक्ट मुझे दिया, जिसके लिए दोस्तों मैंने अभी टी टू को कोई पेमेंट नहीं करी, टी टू को कोई पेमेंट नहीं करी, ध्यान से देखिएगा गाइस, नो पेमेंट हैज बीन मेड, दिस इज विदाउट कंसिडरेशन। तो क्या इसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा, द आंसर टू विच इज यस, इसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज एक्चुअली, बिकॉज यहां पर टी2 ने सामान खरीदा ऑन माई बिहाफ, हाउएवर द इनवॉइस वाज रेज्ड इन द नेम ऑफ टी2। तो हुआ यूं दोस्तों, हमेशा दोस्तों सरकार ने क्या कहने की कोशिश करी कि क्योंकि इनवॉइस टी2 के नाम से रेज हुआ सप्लाई नंबर 1 में, तो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट तो अभी टी2 के पास है, टी2 ने ये सामान राठी जी को दे दिया, और राठी जी ने जब आगे इसे एक्चुअल में सप्लाई किया, राठी जी ने इसे आगे एक्चुअल में सप्लाई किया दोस्तों, तो सप्लाई करते वक्त राठी जी ने जो टैक्स कलेक्ट किया वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी राठी जी के पास चली गई। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट टी2 के पास है, और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी राठी जी के पास है ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो आईटीसी कैसे माइनस कर लिया जाएगा, इसीलिए सरकार ने क्या बोला कि द ट्रांजैक्शन बिटवीन टी2 एंड मिस्टर राठी जी विदाउट कंसिडरेशन, क्या इसे हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे, हाँ जी इसे हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। तो सप्लाई नंबर 2 जो होगी ना, सप्लाई नंबर 2, वो सप्लाई नंबर 2 में सप्लायर टी2 है और मैं रेसिपिएंट हूं, दोस्तों, श्रेय राठी इज द रेसिपिएंट। Is everyone clear about this point? Is everyone clear about this point? सबको समझ में आया गाइस? आ जाओ भाई। सिंपल सी लैंग्वेज सरकार यही बोलती है कि जो क्रेडिट चेन है वो नहीं टूटनी चाहिए। आप चाहे अपने एजेंट के थ्रू सामान बिकवा रहे हैं या एजेंट के थ्रू सामान खरीद रहे हैं, आफ्टर ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब इनवॉइस रेज हो रहा है तो वो किसके नाम से रेज हो रहा है, इज इट बीइंग रेज्ड इन द नेम ऑफ,
द एजेंट, यस, तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट, एंड बिकॉज देयर इज अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, यहां पर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, तो इसे फिर सप्लाई मान लिया जाएगा, मतलब द ट्रांजैक्शन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट विदाउट कंसिडरेशन, उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। हाउएवर इन द फर्स्ट एग्जांपल गाइस, अगर आप ध्यान से देखें, वहां मैंने अखिलेश को अपॉइंट किया था कि भाई मेरे सामान बिकवाने में मदद कर, जिसकी वजह से मैं तेरे को पैसा दूंगा, मैं आई एम गोना गिव यू कमीशन। जब ये इनवॉइस रेस करता था, मिस्टर अखिलेश जब इनवॉइस रेस करता था दोस्तों, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, वो अपने नाम से इनवॉइस रेस नहीं करता था, वो रेस करता था और अपने प्रिंसिपल के नाम से। तो इट वाज एज इफ कि श्रेय राठी ही PQRS को बेच रहे हैं। All right, guys, and therefore the transaction between Shrey Rathi and Akhilesh उसको deemed supply नहीं माना गया। However, in the second example, when I appointed T2 to purchase some particular product for me, he finalized Mr. C जिनसे सामान खरीदा जाएगा। जब सप्लायर C ने पूछा कि मैं किसके नाम से इनवॉइस रेस करूं, तो T2 ने कहा कि मेरे नाम से इनवॉइस रेस करो, मेरे नाम से इनवॉइस रेस करो। तो क्या यहां पर जब T2 मुझे ये गुड्स प्रोवाइड करेगा, फॉर विच आई विल नॉट बी मेकिंग हिम अ पेमेंट, क्योंकि मैं यहां पर भी दोस्तों, उसे ध्यान दीजिएगा, एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर उसे पैसा नहीं दूंगा या यहां पर मैं उसे कमीशन नहीं दूंगा। कमीशन तो यहां भी देना पड़ेगा, वो मेरे लिए काम कर रहा है, लेकिन यहां पर वो मेरे लिए प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा है, बिकॉज ही वॉज रेजिंग द इनवॉइस इन हिज ओन नेम। तो सर क्या ये कहना सही है कि एग्जाम्पल नंबर 2 में देन देयर इज ऑल्सो अ थर्ड ट्रांजैक्शन जिसमें आप T2 को कमीशन पे कर रहे हैं? हाँ जी, मैं T2 को कमीशन पे करूंगा गाइस, क्योंकि उसने मेरे लिए काम किया है ना, आफ्टर ऑल। तो in that case, in that scenario, guys, what is going to happen? In the second example, there are going to be three transactions. Transaction number one, supply number one by the supplier C to T2 of goods जो section 7(1)(a) में आया। Supply number two between T2 and Shrey Rathi, जिसमें T2 supplier और Shrey Rathi recipient है, ये schedule 1 para 3 में आया, deemed supply। And supply number three between Shrey Rathi and T2, मतलब T2 and Shrey Rathi, जिसमें T2 is the agent and I am the principal, I am the recipient, जिसमें मैं उसे पेमेंट कर रहा हूं फॉर कमीशन, लेकिन वो सेक्शन 7(1)(a) में आएगा क्योंकि उसमें मैं एक्चुअल में पैसा दे रहा हूं। ऑलराइट गाइस, आ जाइए एग्जांपल्स करते हैं फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। ये देखिएगा, यहां पर रतन टाटा जी हैं, कहते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड अपॉइंट्स T2 टू प्रोक्योर स्पेयर पार्ट्स फॉर देयर ऑटोमोबाइल बिजनेस। ध्यान से देखिएगा, टाटा मोटर्स ने अपॉइंट किया है T2 को टू प्रोक्योर स्पेयर पार्ट्स फॉर देयर ऑटोमोबाइल बिजनेस। T2 आइडेंटिफाइज वेरियस सप्लायर्स एंड अपॉइंट साइरस एंड कंपनी। ठीक है जी, T2 क्या करता है, वेरियस सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करता है और साइरस एंड कंपनी को बोलता है भैया तुम वो इंसान हो जो हमें सामान दोगे। फर्दर T2 आस्क द सप्लायर टू सेंड द गुड्स एंड इशू द इनवॉइस। यहां पर ध्यान से देखिएगा, फर्दर T2 ने क्या बोला, सप्लायर से, साइरस एंड कंपनी से क्या बोला कि तुम गुड्स भेज दो एंड इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू टाटा मोटर्स। इनवॉइस T2 के नाम से नहीं, इनवॉइस टाटा मोटर्स के नाम से रेस करना। तो इन दिस एग्जांपल गाइस, क्या आपका प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है? द आंसर टू व्हिच इज नो। एंड बिकॉज देयर इज नो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, the supply of goods between T2 and Ratan Tata ji will not be leviable to GST। उस पर deemed supply नहीं माना जाएगा। आ जाओ भाई, T2 is only acting as a procurement agent and has in no way involved himself in the supply or receipt of the goods as invoice is raised directly in the name of Tata Motors Limited. Hence, T2 is not the agent of Tata Motors Limited for the purpose of Schedule 1। ऑलराइट गाइस, तो सर यहां पर अगर अपन देखें, इस एग्जांपल में दो ही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। पहला साइरस एंड कंपनी एंड टाटा मोटर्स, हाँ जी, सेक्शन 7(1)(a) में, हाँ जी, जहां पर टाटा मोटर्स ने पेमेंट करी होगी साइरस एंड कंपनी को फॉर द स्पेयर पार्ट्स दैट इज इट हैज परचेज। दूसरा जो ट्रांजैक्शन है कि आपने, टाटा मोटर्स ने T2 को कमीशन तो दिया होगा, हाँ जी बिल्कुल दिया होगा भाई, सामने वाला काम कर रहा है, फ्री का कोई काम नहीं करता, सामने वाले ने काम किया, उसको पैसा मिला होगा। तो क्या ये जो कमीशन वाला है वो भी सेक्शन 7(1)(a) में ही आएगा? करेक्ट, क्योंकि उसमें भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। द सप्लायर इज T2, उसने क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी मेरे को कि भैया इसने मेरे लिए काम किया,
मैंने उसके बदले में इसे कमीशन दिया या कोई भी पैसा दिया, बाय वॉट एवर नेम यू कॉल इट एज। लेकिन अगर आप T2 को बोल दें कि ये तो सर आपका एम्प्लॉय है, तो आपने एम्प्लॉय को क्या देते हो? सैलरी। और एम्प्लॉय को जो सैलरी देते हो, जो कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो इन दैट केस वो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, वो नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3 में आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक अपॉइंट्स कीकू, ये है हमारा दोस्त कीकू, एज एन ऑक्शनियर टू ऑक्शन अ कार। ठीक है जी। कीकू आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल बिडर्स। ठीक है जी। अक्षय कुमार इज द हाईएस्ट बिडर एंड द कार इज सोल्ड टू हिम। फेयर एनफ। नेक्स्ट, invoice for supply of car is issued by Kiku on behalf of Axis Bank to Akshay Kumar. ध्यान से देखना, invoice for supply of car is issued by Kiku. Kiku ने दोस्तों रेस करा है, Kiku ने रेस करा है on behalf of Axis Bank, या यहां पर on behalf of Axis Bank की जगह पता होना चाहिए, पता है क्या? In his own name, इन हिज ओन नेम। यहां पर ऑन बिहाफ ऑफ एक्सिस बैंक के वजह से ये कंफ्यूजन हो रहा है कि कीकू ने एक्सिस बैंक का ही इनवॉइस रेस किया है, इन हिज ओन नेम टू अक्षय कुमार। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, इन दिस सिनेरियो, कीकू इज नॉट मियरली प्रोवाइडिंग ऑक्शनियरिंग सर्विसेज बट इज ऑल्सो सप्लाइंग पेंटिंग, is also supplying the car on behalf of Axis Bank to Mr. Akshay Kumar and has the authority to transfer the title of the car. Therefore, relationship between Axis Bank and Kiku can be considered as principal agent for the purpose of Schedule 1. तो यहां पर दोस्तों, जब एक्सिस बैंक ने कीकू को कार दी, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक्सिस बैंक ने कीकू को जब कार प्रोवाइड करी दोस्तों, कीकू को कार दी, जिसके बदले में कीकू ने कोई पैसा नहीं दिया, तो क्या सर इसे डीम्ड सप्लाई मान लिया गया? हाँ जी, डीम्ड सप्लाई मान लिया गया, क्योंकि कीकू ने जब ये कार आगे अक्षय कुमार जी को दी, तो उससे कीकू ने पैसे अपने खाते में डलवाए हैं दोस्तों। इनवॉइस कीकू ने अपने नाम से रेस किया है, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? यस और नो? अखिलेश बेटा क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट समझ में आया? एंड देन वी हेड टू द थर्ड पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस पॉइंट। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम हॉल में, एंड आई विल सिंसियरली अप्रिशिएट अगर आप इस क्वेश्चन पर फोकस दें। एग्जाम्पल नंबर 3, मैं पहले इस पे पूरी स्टोरी बनाऊंगा, और जो क्वेश्चन है दोस्तों वो सिर्फ इस चैप्टर से रिलेट नहीं करता है, वो क्वेश्चन जो है दोस्तों वो रिलेट करता है दोस्तों नॉट ओनली टू दिस चैप्टर, बट एक चैप्टर है आगे, चैप्टर नंबर 7, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वहां से भी रिलेट करता है। ओके, अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस। लेट्स से दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त श्री राठी, ठीक है ना, मैंने अपॉइंट कर रखा है मिस्टर आर को कि ये मेरा सामान बिकवाने में मदद करते हैं, लेकिन ये मिस्टर आर कहते हैं राठी जी नॉर्मली कमीशन लोग आपसे 5% लेते हैं ऑफ द सेल्स, लेकिन मैं आपसे 8% लूंगा, आई विल टेक 8%। मैंने कहा भैया ऐसा क्यों, वाई शुड आई पे यू 3% एक्स्ट्रा कमीशन? नो 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 नो, काम करना है तो करो, नहीं तो नहीं करो। कहते मिस्टर आर कहते हैं राठी जी आई एम चार्जिंग यू एक्स्ट्रा कमीशन बट आई एम गोना गिव यू वन फीचर जिसकी वजह से आप मना नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा अच्छा ऐसी क्या बात है भैया कि मैं 8% देने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाऊंगा? कहते हैं राठी जी मैं आपका सामान बिकवाऊंगा और ये भी वचन देता हूं कि आपके पैसे निकलवाऊंगा। मतलब मैं सामान बिकवा कर अपने हाथ खड़े नहीं करूंगा कि भैया अब आप जानो और सामने वाला जाने जिसको मैंने सामान बेच दिया, राठी जी आप जाओ, आप पैसे मांगते रहो। ना 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 राठी, मैंने देखा है कितनी बार एजेंट सामान बेच देते हैं, पैसा निकलवाने में उनके खून पसीना का एक हो जाता है,
लेकिन तेल निकल जाता है, लेकिन वो पैसे नहीं निकलवा पाते, बैड डेट्स हो जाता है। तो मेरा आपसे वचन ये है कि मैं जब गुड्स को आगे बेचूंगा, लेट्स से टू अलग अलग नाम ले लीजिए दोस्तों, एक्स, वाई, जी एंड ए, इन लोगों को बेचूंगा, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पैसा भी इनसे निकलवाऊं। इसीलिए दोस्तों मिस्टर आर का एक स्पेशल नाम दिया गया, विच इज नोन एज डीसीए, डेल क्रेडे एजेंट, डीसीए, डेल क्रेडे एजेंट। ठीक है ना गाइस? डेल क्रेडे एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं होती कि सामान बिकवाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिशनल होती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टाइमली पेमेंट करवाए। नाउ गाइस, कमिंग टू द सिनेरियो, इनमें से दोस्तों एक्स ने टाइम पे पेमेंट करा, जी ने टाइम पे पेमेंट किया, ए ने टाइम पे पेमेंट किया, लेकिन वाई ने डिलेड पेमेंट करी। ध्यान से मेरी बात सुनना, वाई ने डिले कर रहा था पेमेंट करने में। तो मैंने फोन लगाया मिस्टर आर को, मैंने कहा अरे यार मिस्टर आर, आप तो बहुत हवा में फेंकते हो बातें हैं। मिस्टर आर कहता है अरे राठी जी क्या हुआ, नाराज क्यों हो रहे हैं? अरे आपने कहा था कि पैसा निकलवाओगे, वाई ने अभी तक पैसा नहीं दिया है, जाओ वाई से बात करो, पैसा निकलवाओ। अब मिस्टर आर, ध्यान से मेरी बात सुनेगा, मिस्टर आर जो डेल क्रेडिट एजेंट है वो वाई के पास गया, कहते हैं यार क्या करता है यार, मेरी नाक कटवा दी, वहां से राठी जी मुझे गालियां दे रहे हैं। तो मिस्टर वाई कहते हैं यार पैसा नहीं है, क्या करूं? तो इन दिस सिनेरियो क्या हुआ दोस्तों, मिस्टर आर ने मिस्टर वाई को एक शॉर्ट टर्म लोन दिया। क्या दिया? शॉर्ट टर्म लोन दिया कि भाई तू मेरे से पैसे ले ले, लेकिन राठी जी के पैसे टाइम से टाइम निकलवा, नहीं तो राठी जी मेरा कमीशन रोक लेंगे। तो मिस्टर आर ने शॉर्ट टर्म लोन दिया। द डेल क्रेडिट एजेंट गेव अ शॉर्ट टर्म लोन टू मिस्टर वाई सो दैट मिस्टर वाई कुड रीपे मी, मिस्टर वाई कुड पे मी, वो मेरे को पैसा दे सके। ठीक है जी, यहां तक तो समझ में आता है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो शॉर्ट टर्म लोन है, क्या इस शॉर्ट टर्म लोन पर मिस्टर वाई ने मिस्टर आर को भी दोस्तों पैसा दिया होगा? बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं दोस्तों। भाई आज मिस्टर आर ने मिस्टर वाई को लोन दिया है, तो उस पर क्या मिस्टर वाई शॉर्ट टर्म लोन के नाम से इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे? इंटरेस्ट ऑन दैट शॉर्ट टर्म लोन, द आंसर टू विच इज यस, ही इज गोना मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब बात यह आती है, विल दिस इंटरेस्ट बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई? जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसमें क्या ये इंटरेस्ट की वैल्यू जोड़ी जाएगी या नहीं जोड़ी जाएगी? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज, बिकॉज दिस इंटरेस्ट रिलेट्स टू आफ्टर ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन जो अभी आपके सामने हो रहा है। तो सरकार ने कहा पहली चीज, केस नंबर वन दोस्तों, पहली चीज कि इनवॉइस कौन रेज कर रहा है, हु इज रेजिंग द इनवॉइस, या किसके नाम पे इनवॉइस रेज हो रहा है? तो केस नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, इनवॉइस रेज्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर आर। ध्यान से देखिएगा गाइस, मतलब इनवॉइस मिस्टर आर अपने नाम से, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, रेस कर रहे हैं जब उन्होंने मिस्टर वाई को सामान बेचा। तो इन दिस केस जो राठी जी आपने मिस्टर आर को गुड्स दिए थे विदाउट कंसिडरेशन, जहां पर कोई भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि आर ने आपको कोई अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, तो क्या इज इट सेफ टू से कि आप पैरा 3 में आ गए हो और यहां पर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म हो गया है और इसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा? डीम्ड सप्लाई, हाँ जी गाइस, इट इज एब्सोल्युटली सेफ टू से दैट इसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। तो अगर दोस्तों इनवॉइस इज बीइंग रेज्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर आर, मतलब जब सामान आगे मिस्टर आर बेच रहे हैं एक्स वाई जी और ए को, तो इनवॉइस में वो अपना नाम लिख रहे हैं, एज इफ द सप्लायर इज मिस्टर आर एंड नॉट श्रेय राठी। So the transaction that had happened earlier between Shrey Rathi and Mr. R
वो आपका प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म कर गया, क्योंकि मैंने ही तो सामान दिए थे आर को आगे बेचने के लिए। तो यहां पर दोस्तों इन दिस सिनेरियो ट्रांजैक्शन नंबर वन, या मैं ट्रांजैक्शन नहीं बोलूंगा, सप्लाई नंबर वन बोलूंगा। सप्लाई नंबर वन, जिसमें दोस्तों सप्लायर है श्रेय राठी, रेसिपिएंट है मिस्टर आर, और ये आपका क्या बन गया दोस्तों, ये आपका डीम्ड सप्लाई बना अंडर शेड्यूल 1। डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1, डीम्ड सप्लाई पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। दूसरा ट्रांजैक्शन, दूसरी सप्लाई दोस्तों हुई है बाय मिस्टर आर टू मिस्टर वाई, जिसमें उन्होंने सामान बेचा है। ध्यान से देखिएगा, अभी ध्यान से देखिएगा, मिस्टर आर ने मिस्टर वाई को सामान दिया है दोस्तों। ये आपका दोस्तों सप्लाई हुआ अंडर सेक्शन 7(1)(a), अंडर सेक्शन 7(1)(a। ऑल राइट गाइस, एंड नाउ मिस्टर आर ने सिर्फ सामान नहीं दिया, मिस्टर आर ने मिस्टर वाई को शॉर्ट टर्म लोन भी दिया। मिस्टर आर ने मिस्टर वाई को शॉर्ट टर्म लोन भी दिया, और वो शॉर्ट टर्म लोन पर मिस्टर वाई ने मिस्टर आर को इंटरेस्ट पे किया होगा। तो क्या ये इंटरेस्ट इसी ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। क्या ये इंटरेस्ट इसी ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है जो मिस्टर आर ने मिस्टर वाई को सामान दिया था? द आंसर टू विच इज यस, एंड देयरफॉर सरकार ने कहा इंटरेस्ट विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई नंबर 2 ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 2। यहां पर आर ने, ध्यान से देखिएगा, आर ने वाई को शॉर्ट टर्म लोन भी तो दिया था, so that Mr. Y could release the payment in time. However, दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। आप तो ये समझ लो, ध्यान से मेरी बात सुनना। शॉर्ट टर्म लोन दिया इन द सेंस कि आर ने वाई के बिहाफ पे मेरे को पैसा दिया। मिस्टर आर ने, जब मैंने मिस्टर आर को फोन करके डाटा हड़काया कि वाई ने पैसे नहीं दिए, मैं तेरे पैसे में से काटूंगा, तो आर ने मेरे को पैसे दिए ना, क्योंकि डेल क्रेडिट एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई साहब नो मैटर व्हाट टाइमली पेमेंट होनी चाहिए। इंटरेस्ट मिस्टर आर ने मिस्टर वाई से चार्ज किया, मिस्टर आर ने मिस्टर वाई से चार्ज किया। तो बिकॉज जो मिस्टर आर और वाई के बीच में गुड्स का ट्रांजैक्शन हुआ वो भी सप्लाई है, इसी वजह से उससे जुड़ा हुआ इंटरेस्ट भी क्या आपकी यहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ दिया जाएगा? यस। तो यहां पर मिस्टर वाई ने मिस्टर आर को जो इंटरेस्ट पे किया है दैट विल बी एडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ दिया जाएगा। अच्छा पॉइंट है ना गाइस? अच्छा सर, व्हाट विल हैपन इन अ सिनेरियो जब इनवॉइस आपके नाम से रेज हो रहा है? ओके, अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, जब इनवॉइस आपके नाम से रेज हो रहा है तब क्या होगा? केस नंबर 2, इनवॉइस रेज्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर श्रेय राठी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इनवॉइस मेरे नाम से रेज हो रहा है तो जो मैंने गुड्स मिस्टर आर को सप्लाई करे, जहां पर मिस्टर आर ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन क्या हमारे बीच में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म हुआ? द आंसर टू विच इज नो, क्योंकि जब आगे एक्स वाई जी और ए को मिस्टर आर ने सामान बेचा और एक्स वाई जी और ए ने इनवॉइस मांगा, तो इनवॉइस में नाम श्रेय राठी का था, इनवॉइस में नाम श्रेय राठी का था। तो सर सबसे पहली जो सप्लाई हुई, सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ सप्लाई नंबर 1 की अगर अपन बात करें, तो सप्लाई नंबर 1 में इट इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन श्रेय राठी एंड द कस्टमर्स एक्स वाई। मतलब अपने इस एग्जांपल में मैं सिर्फ वाई का ले रहा हूं गाइस, क्योंकि हमारे को वाई से ही जुड़ा हुआ इंटरेस्ट भी मिल रहा है। अब इधर ध्यान से देखिएगा, वाई, तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन हुआ इसमें तो डायरेक्ट पेमेंट अपने को वाई से ही मिलनी है। हमारा ट्रांजैक्शन, श्रेय राठी का ट्रांजैक्शन वाई से, और वाई ने अगर आगे कोई सामान में खराबी आएगी
तो वो भी श्रेय राठी से ही बात करेगा। तो इन दिस सिनेरियो गाइस, दिस इज अ सप्लाई, ये सप्लाई है गाइस, सप्लाई है अंडर सेक्शन 7(1)(a), क्योंकि यहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, वाई मुझे पेमेंट करेगा। हावेवर दोस्तों, हावेवर एक और ट्रांजैक्शन हुआ सप्लाई नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, सप्लाई नंबर 2, जहां पर मिस्टर आर ने वाई को शॉर्ट टर्म लोन दिया, क्योंकि वाई टाइम से टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहा था, सो दैट वाई कुड मेक मी द पेमेंट, वाई मुझे पेमेंट कर सके। तो इन दैट सिनेरियो मिस्टर वाई ने मिस्टर आर को इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट, क्या ये इंटरेस्ट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या ये वाला इंटरेस्ट इस वाली वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाएगा? क्या इस वाली सप्लाई में जोड़ा जाएगा? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। सरकार ने कहा नहीं, इस वाले इंटरेस्ट का ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। श्रेय राठी को ये इंटरेस्ट थोड़े ना मिल रहा है। श्रेय राठी ने सामान बेचा और वाई ने श्रेय राठी को तो टाइम से पेमेंट कर दी ना। वाई ने श्रेय राठी को टाइम से पेमेंट कैसे करी? क्योंकि जब ड्यू डेट आ रही थी ऑफ पेमेंट और वाई के पास पैसा नहीं था, तो वाई ने आर से पैसा लेकर श्रेय राठी को तो टाइम से टाइम पैसा दे दिया। तो सप्लाई नंबर 1 तो पूरी कंक्लूड हो गई है। अब जस्ट बिकॉज वाई मिस्टर आर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वाई मिस्टर आर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ऑन द शॉर्ट टर्म लोन दैट ही बोरोड, ऑन द शॉर्ट टर्म लोन दैट ही बोरोड टू रीपे मी, टू रीपे श्रेय राठी, तो इस इंटरेस्ट का पहले वाले सप्लाई से क्या लेना देना? राठी जी को तो टाइम से टाइम पैसा मिल गया था ना गाइस, राठी जी को तो टाइम से टाइम पैसा मिल गया था, राठी जी को इंटरेस्ट से क्या लेना देना? तो therefore in the second case the interest paid by Mr. Y to Mr. R, ये मेरे वाले ट्रांजैक्शन में कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, ये मेरे वाले ट्रांजैक्शन में कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? सर एक बार केस नंबर 1 में कैसे ऐड होगा? यहां देखो, केस नंबर 1 में मिस्टर आर ने ध्यान से देखोगे ना तो समझ पाओगे, मिस्टर आर ने मिस्टर वाई को सामान भी बेचा और इस सामान से जुड़ा हुआ लोन भी दिया। मतलब एक, लेट्स से दोस्तों मैं सिंपल सी बात करता हूं, ऐसे लोन भी दिया ना ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैंने, मिस्टर आर ने मिस्टर वाई को सामान भी दिया और क्योंकि मिस्टर वाई ने पेमेंट लेट करी, मिस्टर वाई ने मिस्टर आर को इंटरेस्ट भी पे किया। तो क्या ये इंटरेस्ट पे करा जा रहा है बिकॉज फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स? हाँ जी, तो इसी वजह से ये जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये दोनों ट्रांजैक्शन आर और वाई के बीच में हो रहा है, दोनों ट्रांजैक्शन आर और वाई के बीच में हो रहा है। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट गाइस? हाँ या ना? आ जाओ भाई। अब इधर देखते हैं गाइस, एग्जाम्पल नंबर 3। कीकू इज अ डेल क्रेडिट एजेंट ऑफ टाटा लिमिटेड। ये देखो कीकू नजर आ रहा है हमारा दोस्त। कीकू प्रोवाइडेड शॉर्ट टर्म लोन टू रिलायंस कम्युनिकेशंस अगेंस्ट इंटरेस्ट सो दैट टाइमली पेमेंट कैन बी मेड बाय रिलायंस कम्युनिकेशंस टू टाटा लिमिटेड। टीटू ने अनिल भाई को लोन दिया सो दैट अनिल भाई टाटा जी को टाइमली पेमेंट कर सके। अनिल भाई कीकू को इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है जी। नाउ टाटा सोल्ड गुड्स टू रिलायंस कम्युनिकेशन थ्रू द अफोरसेड डीसीए, ठीक है। क्वेश्चन आता है whether the payment of interest be included in the value of invoice assuming the invoice is issued by Tata Limited। तो जो हमारा एग्जांपल था, हमारे केसेस थे, उसमें से सेकंड केस पहले पूछा गया है, क्या इंटरेस्ट जोड़ी जाएगी इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई अज्यूमिंगली कि इनवॉइस टाटा लिमिटेड ने रेज किया है? द आंसर इज नो। ध्यान से देखना, as the invoice is raised by Tata Limited in its name and not by the DCA Kiku, the relationship of principal and agent does not exist. Principal agent exist नहीं करती। Further, extension of short-term loan against interest by DCA Kiku to Reliance Communication is an independent supply। इस सप्लाई का पहले वाले सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है, and therefore shall not be included in the value of supply। ये एक इंडिपेंडेंट सप्लाई है। जैसा कि हमारे दोस्तों
केस नंबर 2 में हुआ था, पहला सप्लाई हुआ श्रेय राठी और वाई का, दूसरा सप्लाई हुआ आर और वाई का। तो वाई ने जो आर को इंटरेस्ट दिया है वो राठी जी के ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्यों जोड़ा जाए, राठी जी की सप्लाई की वैल्यू में क्यों जोड़ा जाए भाई? पहले वाले केस में देखो, एक ट्रांजैक्शन हुआ श्रेय राठी और आर का, खत्म, उस चैप्टर क्लोज। फिर दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ गुड्स का, आर का और वाई का। फिर तीसरा ट्रांजैक्शन हो रहा था आर और वाई का ही इन रिलेशन टू दिस गुड्स, क्योंकि वाई पेमेंट करने में देरी कर रहा था तो वाई ने सामान के पैसे के साथ साथ इंटरेस्ट भी दिया। तो क्या इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं जोड़ा जाएगा? बिल्कुल जोड़ा जाएगा, इस वाले केस में बिल्कुल जोड़ा जाएगा। ऑलराइट गाइस, however, where the invoice is raised by the DCA, the principal agent relationship for the purpose of Schedule 1 shall prevail and transactions without consideration shall be considered as deemed supply. However, where the invoice is raised by the DCA, Del Credit Agent, मतलब principal agent relationship फिर form हो गया है, and the transactions without consideration shall be considered as deemed supply. In this case, there will be two supplies. पहला, टाटा लिमिटेड टू डीसीए, ये है कौन सा दोस्तों? टाटा लिमिटेड टू डीसीए, ये है डीम्ड सप्लाई, पैरा 3 वाला। एंड डीसीए टू रिलायंस कम्युनिकेशन, जैसे हमारे केस में हो रहा था श्रेय राठी टू डीसीए एंड डीसीए टू वाई। अब बात यह आती है कि डीसीए ने वाई को शॉर्ट टर्म लोन दिया जिस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाएगा? हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन no longer retains its characteristic of an independent supply and is subsumed in the supply from DCA to Reliance Communication Limited, and therefore interest charge shall be included in the value of supply of goods. मैं तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, बहुत सिंपल सा, कोई ज्यादा दिमाग मत लगाना, बहुत सिंपल से लॉजिकली सोच के बताना। मैंने अगर मिस्टर ए को सामान बेचा, श्रेय राठी ने मिस्टर ए को सामान बेचा 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी दे रहा, 12% की जीएसटी लगती थी तो 1,12,000 हो गया। अब बात यह आती है कि मिस्टर ए ने पेमेंट करने में देरी करी, मिस्टर ए ने पेमेंट करने में देरी करी, नॉर्मली उन्हें 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना होता है। ही फेल्ड टू मेक मी द पेमेंट विद इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज एज म्यूचुअली डिसाइडेड बिटवीन अस, और बिकॉज ही फेल्ड उन्होंने मुझे 3,000 रुपए और पे करे एज लेट चार्जेस, बोल दीजिए लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, आप कोई भी नाम दीजिए। तो क्या ये 3,000 रुपए मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़े जाएंगे? थोड़ा सा लॉजिकली सोच के बताइएगा। क्या ये 3,000 रुपए मेरे इसी ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है ना? सप्लायर पहले भी मैं था गुड्स का, रेसिपिएंट मिस्टर ए थे। अब क्योंकि सामने वाले ने मेरे को लेट पेमेंट करी, लेट पेमेंट करने की वजह से कहीं ना कहीं आज मुझे इंतजार करना पड़ा ना, इस चीज का, उसका इंतजार करना पड़ा ना। तो लेट पेमेंट क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ी जाएगी इन दिस सिनेरियो? द आंसर इज यस। क्यों नहीं जोड़ी जाएगी? क्योंकि यहां पर जो इंसान मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है या लेट फीस दे रहा है या पेनल्टी दे रहा है, ये उसी वजह से तो दे रहा है क्योंकि उसने मेरे को मेरी सप्लाई में गड़बड़ करी थी। क्योंकि दोनों जगह सप्लायर रेसिपिएंट सेम है। जो ये शॉर्ट टर्म लोन वाला सिनेरियो था ना, जब हमने इंटरेस्ट को जोड़ने की बात करी इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो क्योंकि दोनों जगह सप्लायर सेम है इसीलिए वैल्यू में ऐड हो रहा था। ध्यान से देखना, ये वाले ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, केस नंबर 1 सप्लाई नंबर 2, जिसमें रेसिपिएंट, मिस्टर आर वाई के बीच में गुड्स की डील हुई, मिस्टर आर और वाई के बीच में ही इंटरेस्ट की बात हो रही, तो क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाएगा? बिल्कुल जोड़ा जाएगा। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? थर्ड पॉइंट हमारा यहां कवर अप होता है दोस्तों, और अब हम पहुंच रहे हैं ऑन द लास्ट सिनेरियो गाइस। आ जाओ भाई, लास्ट केस स्टडी, importation of services by a person from a related person or any of his establishment outside India in the course or furtherance of business even without consideration shall qualify as supply.
अब सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज की तो पहले बात हो चुकी है, यहां पर फिर से इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज की बात हो रही है। द आंसर टू विच इज यस। हाउएवर जो हम लोगों ने सेक्शन 7(1)(b) में पढ़ा था पिछले से पिछले सेशन में, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज से जुड़े हुए दो सिनेरियोज हैं। मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, इससे जुड़े हुए दो केस स्टडीज। पहला दोस्तों आपका आता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज से जुड़ा हुआ क्या बोलते हैं, सेक्शन 7(1)(b). और सेक्शन 7(1)(b) में क्या बोला गया है? सेक्शन 7(1)(b) में क्या बोला गया है दोस्तों कि आप इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज करोगे फॉर कंसिडरेशन, जहां पैसा इन्वॉल्व होगा, चाहे ये आपके कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से जुड़ा हुआ हो या ना हो। नेक्स्ट जो बोलता है दोस्तों सेक्शन 7(1)(c) प्लस शेड्यूल 1 पैरा 4, ये क्या बोलता है गाइस कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हो रही है, ध्यान से देखिएगा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हो रही हैं, करेक्ट, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन in the course or furtherance of business, in the course of furtherance of business। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल पहले पुट करूंगा गाइस। मेरा तरीका ही है कि पहले बच्चों के साथ एग्जाम्पल में बताएंगे बच्चे अपने आंसर क्या है, फिर तो ये रीड आउट पॉइंट रह जाता है बस। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त, मैं हिंदुस्तान में हूं श्रेय राठी, ठीक है ना गाइस। मेरी यहां पर बेटी है डॉटर, और ये डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डिपेंडेंट ऑन श्रेय राठी। मेरी बेटी है लेकिन वो अब इंडिपेंडेंट हो गई है, बड़ी हो गई है, खुद का अपना बिजनेस चलाती है। लेकिन ये कहां पर है? ये आउटसाइड इंडिया है दोस्तों, लेट्स से कनाडा में काम करती है, कनाडा में काम करती है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, घर पे घर का इंटीरियर डेकोरेशन का काम चल रहा था, नया घर बनाया था इंडिया में, उस पर इंटीरियर डेकोरेशन का काम चल रहा था, तो उसके लिए डॉटर से मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज ली। बहुत अच्छा केस है दोस्तों, डॉटर से मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज ली। अब मैंने कहा बेटा अपना अकाउंट नंबर भेज दे, मैं कुछ पैसे डाल देता हूं, तूने इतनी मेहनत करी है घर के लिए। कह रही पापा कैसी बातें कर रहे, ऐसे अगर हिसाब करने लगे तो आपने तो मेरा बचपन से लेके कॉलेज तक के कितना खर्चा उठाया, उस पैसे का क्या होगा? आप अगली बार से पैसों की बात करके शर्मिंदा मत किया करो, मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तो उसने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया दोस्तों, नो कंसिडरेशन फ्लू। अब मुझे बताइए दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन कौन से वाले सिनेरियो में आएगा? सेक्शन 7(1)(b) में आएगा या शेड्यूल 1 के पैरा 4 में आएगा? एवरीबडी हैज टू थिंक एंड आंसर मी। यहां पर डॉटर मेरी जो आउटसाइड इंडिया है वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो पहले ये चीज बताइए क्या ये रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आई है? सर स्पाउस एंड चिल्ड्रन तो रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आते ही आते हैं, दे ऑलवेज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फैमिली। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के केस में डिपेंडेंसी देखनी पड़ती है। यहां पर डॉटर, डॉटर है आपकी बेटी है, वो तो आपके लिए फैमिली का हिस्सा हमेशा बनेगी। ओके अब मुझे बताओ फिर कौन से वाले सिनेरियो में, कौन से वाले केस में इसे सप्लाई माना जाएगा? क्या 7(1)(b) में सप्लाई माना जाएगा या शेड्यूल 1 पैरा 4 में सप्लाई माना जाएगा? सर नीदर ऑफ द टू। अखिलेश ने बोला शेड्यूल 1 पैरा 4, गलत, गलत अखिलेश बेटा, क्योंकि ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो नहीं है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऑफ द रेसिपिएंट तो नहीं है बेटा। देखो पहला वाला इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हुई, हाँ जी हुई। क्या कंसिडरेशन इन्वॉल्व है? नहीं, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। दूसरा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हुई, हाँ जी, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, हाँ जी, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऑफ रेसिपिएंट। यहां पर जो राठी जी हैं, मैंने जो सर्विसेज ली हैं ये तो मैंने अपने घर के लिए ली थी ना,
ये तो पर्सनल आ गया, ये तो पर्सनल हो गया। ओहो, बिकॉज इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये भी सप्लाई नहीं है। मतलब फिर सर इस ट्रांजैक्शन पर नो जीएसटी, नो जीएसटी ऑन दिस ट्रांजैक्शन, नो जीएसटी। सर अगर ये घर की जगह अगर आपका ऑफिस होता, आपका कोचिंग सेंटर होता, कोचिंग क्लासेस, ऑफिस लिख देता हूं, ऑफिस, तो इन दैट केस फिर ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी हो जाता, फिर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी हो जाता, एंड देयरफॉर गाइस उसे सप्लाई मान लिया जाता। ऑलराइट गाइस, अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, एक और केस स्टडी करता हूं गाइस, फिर मेरे को बताइएगा गाइस। ये आपका केस नंबर 1 था, अब केस नंबर 2 पर चलते हैं। लेट्स से दोस्तों, ये है ब्रदर जो कि डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डिपेंडेंट। अगेन गाइस वही हुआ, हिंदुस्तान में ये हैं मिस्टर एक्स, ये उनके ब्रदर हैं। ब्रदर ने अपने भाई को सर्विसेज दी, और इन दिस सिनेरियो मिस्टर एक्स ने ब्रदर को पैसे भी दिए हैं, लेकिन ये फिर से काम घर से जुड़ा हुआ था दोस्तों, या ये वाला चलो ऑफिस से जुड़ा हुआ था, फैक्ट्री से जुड़ा हुआ था, मतलब इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। बताओ दोस्तों, ये कौन सी वाली सिनेरियो में आएगा, कौन से वाले केस में आएगा गाइस, कौन से वाले केस में आएगा? विल इट फॉल अंडर सेक्शन 7(1)(b और विल इट फॉल अंडर पैरा 4 शेड्यूल 1? बताओ भाई, बताओ। सर ये तो बहुत सिंपल सा सिनेरियो हो गया सर, ये सेक्शन 7(1)(b में ही आ गया। क्यों सर? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हुई है जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है सर, पैसा इन्वॉल्व है। यहां पर देखो राठी जी, पैसा इन्वॉल्व है। तो इन दैट सिनेरियो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये फैक्ट्री के लिए यूज हो रहा था या घर के लिए यूज हो रहा था, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हो रही है फॉर अ कंसिडरेशन, ये तो सप्लाई है ही है अंडर सेक्शन 7(1)(b। और सर इसी में आपने बताया था कि यहां पर जो मिस्टर एक्स हैं, जो इंडिया में मिस्टर एक्स हैं, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म करके आपने कुछ बताया था, उसके थ्रू पे करेंगे। हाँ जी, मतलब मिस्टर एक्स इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। आ जाओ भाई, एक लास्ट सिनेरियो बना रहा हूं गाइस, आप लोग बताइएगा। केस नंबर 3, ये है मिस्टर पी, ये पी फॉर पापा, मिस्टर पापा, और ये डिपेंडेंट है। अगेन वही दोस्तों, हिंदुस्तान में उनका बच्चा है सन, पापा हैज प्रोवाइडेड, ध्यान से देखिएगा गाइस, पापा हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज टू सन, उन्होंने सर्विसेज दी हैं जो कि बच्चे के ऑफिशियल पर्पस के लिए है। मुझे बताइए गाइस, जिसके लिए बच्चे ने पिता को पैसे नहीं दिए, नो कंसिडरेशन। अब आप लोग बताइए, एवरीबडी हैज टू आंसर मी इन दिस सिनेरियो गाइस, व्हाट इज गोना बी द करेक्ट आंसर, क्या सही जवाब होगा? एवरीबडी 7(1)(b, अरे कंसिडरेशन नहीं है अखिलेश बेटा, 7(1)(b कैसे कह रहे हो? पैसा ही इन्वॉल्व नहीं है। 7(1)(b में तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन होता है। ये आएगा शेड्यूल 1 पैरा 4, शेड्यूल 1 पैरा 4। क्यों?
क्योंकि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हुई है, ध्यान से देखो, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हुई है, हाँ जी। क्या फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन हुई है? पापा अगर डिपेंडेंट होते हैं तो रिलेटेड की कैटेगरी में आते हैं, हाँ जी। बट डिपेंडेंट है ना, अरे डिपेंडेंट ही तो होना चाहिए, पापा डिपेंडेंट होंगे तो ही तो फैमिली की कैटेगरी में आएंगे, इंडिपेंडेंट थोड़े ना बोला है। डिपेंडेंट होने चाहिए तभी तो रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये वो भी ऑफिशियल पर्पस है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हैं, इसीलिए इसे डीम्ड सप्लाई मान लिया गया। सर इस सिनेरियो में भी, डीम्ड सप्लाई के केस में भी, जो सन है वही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जाके पे करेगा, बिल्कुल सही। दोनों केस में मोदी जी आउटसाइड इंडिया वाले को तो नहीं पकड़ सकते ना, मोदी जी को तो इन इंडिया वाले को ही पकड़ना पड़ेगा। एवरीवन क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? सबको ये पॉइंट समझ में आया गाइस? आ जाओ, आ जाओ गाइस। आईसीआई एग्जाम्पल करिए गाइस। एबीसी एसोसिएट्स received legal consultancy services from its head office located in Malaysia. The head office has rendered such service free of cost to its branch office. ध्यान से देखिएगा, हेड ऑफिस ने अपने ब्रांच को दिया है। क्या दोस्तों ये आपस में रिलेटेड पर्सन है? द आंसर टू विच इज यस, ये आपस में रिलेटेड पर्सन है। Since ABC Associates and the branch office are related person, services received by ABC Associates will qualify as supply even though the head office has not charged anything from them, because importation of services हुआ from a related person हुआ in the course of furtherance of business हुआ। पानी खत्म हो गया। आ जाओ भाई नेक्स्ट। Manish, a practicing chartered accountant. Manish, a practicing chartered accountant registered in Jaipur, Rajasthan, has sought architect services from his daughter located in London, UK. डॉटर है, रिलेटेड पर्सन हो गया, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हो गई। अब बस ये देखना है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है। अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो इसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा, शेड्यूल 1 पैरा 4। यह भी देखना जरूरी है कि मनीष ने अपनी बेटी को पैसा दिया या नहीं दिया, पैसा दिया या नहीं दिया। अभी तक कोई पैसे की बात नहीं हुई है। नेक्स्ट कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन जयपुर। लो भैया, ये लो भैया, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन जयपुर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है कि ये तो पर्सनल हो गया सर, पर्सनल हो गया। Although services have been received by Manish without consideration from a related person, yet it will not qualify as supply since the same has not been received in the course of furtherance of business. क्योंकि बिजनेस में नहीं है, इसे आप लोग दोस्तों नहीं मानेंगे। It will not be considered as supply of service. All right, guys. आ जाओ, attention. Importation of services shall be covered either under section 7(1)(b) or under schedule 1. 7(1)(b) है exception in the course of furtherance of business और schedule number 1 है exception to consideration। अगर हाउस है और कंसिडरेशन भी है तो बेटा कंसिडरेशन आते ही 7(1)(b) में चले जाओगे, क्योंकि 7(1)(b) में इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं देखा जाता। 7(1)(b) तो कहता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हुई फॉर अ कंसिडरेशन हुआ, जिसके लिए हिंदुस्तान से आउटसाइड इंडिया पैसा जा रहा है, इतना ही काफी है। आपने ये इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज घर के लिए लिया, फैक्ट्री के लिए ली, पर्सनल लिया, ऑफिशियल ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही पैसा इन्वॉल्व हो गया तो कोई शक ही नहीं है कि वो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज को सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई ही है। शेड्यूल 1 में 3 पैरामीटर्स है, शेड्यूल 1 के 3 कंडीशंस है। अगर आपको शेड्यूल 1 पैरा 4 में जाना है तो वहां 3 कंडीशन है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ऑल राइट, however transaction which is without consideration and not in the course of furtherance of business shall still remain outside the ambit of supply. आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following is not a supply?
इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है? अच्छा पॉइंट है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिल्कुल है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन 7(1)(b) में आ गया, बिल्कुल है। इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन टू रजिस्टर्ड ब्रांचेस विदाउट कंसिडरेशन, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, डीम्ड सप्लाई है। प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस बाय अ स्टूडेंट जो कि अनरजिस्टर्ड है टू हिज स्टूडेंट्स फॉर नॉमिनल चार्जेस, ये आपका दोस्तों सप्लाई नहीं है। क्यों सप्लाई नहीं है गाइस? क्योंकि यहां पर जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आता है। जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आता। हाँ है ना। नेक्स्ट, गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय शैल बी लायबल टू जीएसटी इफ इट एक्सीड्स, याद करो, याद करो दोस्तों, लिमिट कल पढ़ाई थी 1,50,000, 25,000 या 2,50,000। द करेक्ट आंसर इज बी 50,000। आ जाओ भाई, अब अपने को वो जो टेबल थी उस टेबल को अलविदा करना है फाइनली गाइस। टेबल अब जाकर हमारी खत्म हो रही है। वो जो टेबल बनाई थी, बहुत शानदार टेबल बनाई थी आप लोगों ने गाइस, आ गई, ये रही। अब इसमें दोस्तों हमें आज तीसरा और चौथा पॉइंट लिखना है, ठीक है ना गाइस। थर्ड पॉइंट, ट्रांजैक्शन इन गुड्स between principal and agent. Transaction in goods between principal and agent. All right guys, इसमें क्या कंडीशन लगाई थी गाइस? इफ द इनवॉइस, ध्यान से देखिएगा, इनवॉइस, इफ invoice is raised in the name of agent, तो इसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट, if invoice is not raised in the name of agent, तो ये आपका क्या सप्लाई माना जाएगा? नॉट अ डीम्ड सप्लाई। नॉट अ डीम्ड सप्लाई गाइस। नेक्स्ट, फोर्थ सिनेरियो गाइस, फोर्थ पॉइंट जो आज हम लोगों ने किया, fourth point, and that is importation of services from a related person in the course or furtherance of business। तीन कंडीशन है गाइस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन होनी चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। ये आपके चार पैरामीटर्स हैं गाइस। मैं साइड हट जाता हूं एक बार सो दैट आप लोगों को क्लियरली नजर आए। सब लोग लिखिए गाइस, एवरीबडी हैज टू राइट इट डाउन।
लिखा गाइस, सब लोग लिखना जरूरी है। यू गॉट टू राइट इट डाउन। 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए एंड देन वी मूव अहेड। लास्ट 30 seconds. डन। चलो जी गाइस, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन 7(1)(a) ये क्या बोलता है दोस्तों? ये सेक्शन भी बड़ा अच्छा सेक्शन है, सिंपलर है। सर आज के सेशन में खोपड़ी खोल दी। मुझे लग रहा है थोड़ा हैवी हो रहा है। एंड अभी ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर चल रहा है कि 12 बजे से फिर लाइट जाएगी। तो गाइस व्हाट वी कैन डू इज कि आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोस्तों कि जल्दबाजी में अपना ना सेशन बीच में बार बार ब्रेक हो। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कल मैं करा दूंगा शेड्यूल 2, इट्स ओके। नेक्स्ट सेशन विल बी हेल्ड ऑन मंडे। आज फ्राइडे है, नेक्स्ट सेशन विल बी हेल्ड ऑन मंडे। तो जो आज किया है या जो कल किया है, क्योंकि शेड्यूल 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल गाइस, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। मैं ऑन मंडे वी कैन हैव अ लॉन्गर सेशन। शेड्यूल 2 and 3 इज व्हाट वी कैन ट्राई टू कवर इट अप इन वन सेशन। वैसे मेरे को किसी भी तरीके की कोई भी जल्दी नहीं रहती है दोस्तों इन अ रेगुलर बैच। इट्स ओके इफ यू आर टेकिंग 2 more hours टू कंप्लीट अ चैप्टर, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, वी कंप्लीट इट इन सच अ फैशन कि दोस्तों बाद में कभी कोई दिक्कत हो ही ना। ऑलराइट, तो आज का दोस्तों क्विक रिकैप कर लेते हैं। शेड्यूल 2, ये हमारा दोस्तों शेड्यूल 2 है, जो मैं सोचा था आज कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन इस शेड्यूल 2 में भी करीब करीब 1-1.25 घंटा लगेगा। शेड्यूल 2 को दोस्तों हम अगले सेशन में कर लेंगे। आज हम लोगों ने करा 2 चीजें गाइस, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, जहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स की बात हो रही है, सर्विसेज की बात नहीं हो रही है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप तब फॉर्म होता है जब प्रिंसिपल एजेंट को जो सामान दे, या एजेंट जो प्रिंसिपल को सामान दे, और एजेंट जब सामान को आगे बेचे या सामान आगे से खरीदे तो अपने नाम से करवाए। जो भी काम कर रहा है वो अपने नाम से करवाए। फिर द ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट इन गुड्स इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, उसे डीम्ड सप्लाई मान लिया गया। मतलब एजेंट ने जब सामान आगे बेचा तो वो सप्लायर बन गया, उसने नाम अपने नाम से इनवॉइस रेस करवाया। एजेंट ने अगर कोई सामान खरीदा तो अपने नाम से इनवॉइस लिया, प्रिंसिपल के नाम से नहीं लिया, तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें एक पॉइंट था डेल क्रेडिट एजेंट वाला, मैं फिर से इस चीज को रिवाइज करवा देता हूं कि अगर कोई एजेंट डेल क्रेडिट एजेंट है और वो इनवॉइस आगे अपने नाम से रेस कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल से जब सामान खरीदता है तो वो डीम्ड सप्लाई हुआ, जब वो सामान आगे बेचता है तो वो सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(a) हुआ, और वो आगे से क्योंकि सामने वाला डिले इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कर रहा है, डिले इन पेमेंट कर रहा है, तो उसने इंटरेस्ट भी रिसीव किया, तो इन दैट केस वो इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाएगा। हाउएवर गाइस, अगर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म नहीं होता है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म नहीं होता है और सामान डायरेक्टली प्रिंसिपल से रेसिपिएंट के पास गया और रेसिपिएंट ने इंटरेस्ट दिया है डेल क्रेडिट एजेंट को, तो ये वाला इंटरेस्ट आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं जोड़ा जाएगा। ये इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन हो गया।
And next point, guys, the last case, importation of services by a person from a related person or any of his establishment outside India in the course of furtherance of business. इसे भी सप्लाई माना जाएगा. मतलब importation of services. There are 3 conditions importation of services from a related person in the course of furtherance of business. ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आप शेड्यूल 1 पैरा 4 में आओगे. इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन हुआ. इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हुआ फॉर अ कंसिडरेशन, जहां पैसा इन्वॉल्व हो गया है, तो इन दैट केस गाइस उसे सप्लाई माना जाएगा अंडर सेक्शन 7(1)(b). ऑलराइट गाइस, चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक. आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन. मजा आया सेशन में? ओके, चलो जी, अपना ध्यान रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे, हम मिलते रहेंगे. मजा आया है गाइस एंड यू वांट टू ज्वाइन क्लासेस लाइक दिस, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन. इस तरीके से दोस्तों टैक्सेशन को पढ़ेंगे जैसे कभी नहीं पढ़ रखा हो आपने. इतना डिटेल में, एवरीथिंग विद लॉजिक, एग्जांपल, स्टोरीज एंड एवरीथिंग विद लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो आपको ना कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बाय द टाइम वी एंड विद दिस चैप्टर एंड वी गो ऑन टू सॉल्विंग आउट ऑफ द क्वेश्चंस ना, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे तब आप बोलोगे राठी जी यार क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने में अब एक रत्ती भर की भी दिक्कत नहीं आ रही, बिकॉज वी अंडरस्टूड द कंसेप्ट सो वेल. ऑलराइट गाइस, चलो जी, आज का सेशन यहीं तक. इफ यू विश टू एनरोल, यू कैन एनरोल ऑन द श्रेय राठी क्लासेस ऐप, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट www.shreyrathiclasses.com पर भी जाकर एनरोल कर सकते हैं. आपको किसी चीज की मदद चाहिए हो, आप बात करना चाहते हैं, कोई मन में अभी भी शंका है, तो आप लोग हमें रीच आउट कर सकते हैं ऑन 9654367888. ओके, विशिंग यू गाइज ऑल द बेस्ट. बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर.